हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के पीवाईक्यूज जो कि बीपीएससी ने पूछ रखे हैं। इस लेक्चर में हम एईडीओ एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे गए थे पॉलिटी के कुछ 7-8 क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन कि उसके और क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिलेइंग लेट्स बिगिन। So the first question is on your screen. मैच द फॉलोइंग था, तो पहला क्वेश्चन था फंडामेंटल ड्यूटीज से। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जान लेते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी, इनके रिकमेंडेशन पे 742nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 51 ए के अंडर में ऐड किया गया था, जो कि आता है पार्ट 4 ए के अंडर में। अब इसमें पहले टोटल 10 फंडामेंटल राइट्स ऐड हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। फिर उसके बाद एक और फंडामेंटल राइट एजुकेशन से रिलेटेड ऐड हुआ था, ये ऐड हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आइए देखते हैं ऑप्शंस। पहला है कि आर्टिकल 51C किससे डील करता है। अब ऑप्शंस को अगर देखें तो एजुकेशन सबसे लास्ट में ऐड हुआ था, दैट इज 86 के थ्रू। तो ये तो जाहिर सी बात है सबसे लास्ट में होगा, तो आर्टिकल 51 के विल डील विथ 1। अगर हम ये एलिमिनेट करके भी आप बना सकते हैं, जैसे सी का 1 होगा तो सी का 1 सिर्फ एक ही में है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्टिकल 51 ए आई जो है वो डील करता है पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने से रिलेटेड। फिर आर्टिकल 51 ए एफ जो है वो डील करता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। फंडामेंटल ड्यूटीज में जो टोटल 11 ड्यूटीज हैं वो आप एक बार देख लेना। जस्ट एग्जैक्ट मतलब जैसे नेशनल सोवरेनिटी है, नेशनल फ्लैग है, इन सब का रिस्पेक्ट, कल्चरल मोनूमेंट्स वगैरह को प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें हैं उसमें जो। और एक चीज़ याद रखना है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्लियामेंट लॉ बना सकती है टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज, टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज। करेंट पोजीशन क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का? करेंट पोजीशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, करेंट पोजीशन ये है कि नन इन्फोर्सेबल, मतलब कोर्ट में आप इसके उल्लंघन के लिए नहीं जा सकते हैं। हालांकि पार्लियामेंट ने कुछ लॉज बना रखे हैं, जैसे नेशनल फ्लैग को लेकर लॉज है, अगर आप उन लॉज का उल्लंघन करते हैं देन यू कैन बी पनिश्ड एज पर द लॉ। ये था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रीट जुरिस्डिक्शन पे। तो जैसा कि आप जानते हो कि आर्टिकल जो 32 है एंड आर्टिकल 226 ये डील किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट डील करता है इससे, और ये हाई कोर्ट। अब इसमें क्या है कि
अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू एससी और हाई कोर्ट। अब ऑप्शंस को देखते हैं। अब ये डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओके, सो अब ऑप्शन लिखते हैं, राइट। तो पहला है कि द रीट ज्यूरिसडिक्शन इज अ फॉर्म ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंड नॉट अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो ये करेक्ट है। बाई अपील आप नहीं जा सकते, पहले लोअर कोर्ट में अपील करेंगे, फिर हायर कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर अब्रीज्ड और टेकन अवे। दूसरा ऑप्शन है इट कैन बी इशूड आइदर बाय हाई कोर्ट्स और द सुप्रीम कोर्ट। ये भी करेक्ट है। ये आर्टिकल 32 और 226 के तहत टोटल 5 रीट्स होते हैं, ये याद रखना है। अब 5 रीट्स कौन कौन से होते हैं? तो हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब क्या हो गया? टू हैव बॉडी ऑफ, ये लिटरल मीनिंग है। मतलब कोर्ट कैन आस्क एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी टू प्रेजेंट द बॉडी इन पर्सन। दूसरा जो रीट्स है हैबियस कॉर्पस के पास, वो है मैंडेमस का यूज कोर्ट करते रहते हैं इन डिफरेंट केसेस। मैंडेमस का मतलब है वी कमांड। It means the court will command public authority to perform their duty। जैसे गवर्नर के केस में, अभी आपने तमिलनाडु गवर्नर के केस में ये जजमेंट आया था कि अल्दो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी इन जनरल can't interfere in governor's role under article 200, but mandamus can be issued against governor also। so ये mandamus हो गया। तीसरा जो रीट्स आता है वो है प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। इट मीन्स हो गया कि ये हायर कोर्ट इशू करती है लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। मतलब हायर कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट को ये आदेश देते हैं कि वो अब जो भी केस डील कर रही है, या फिर अगर वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से आगे की चीज़ों को डील कर रही है, तो कोर्ट उसको रोक देती है। चौथा जो रीट है वो हो जाता है सर्सियरी। इसका मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड। अब टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड, ये हो गया सर्सियरी का मतलब। अब इसमें हायर कोर्ट जो होती है वो लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास जो केसेस पेंडिंग है या फिर जो चल रहा था उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन लेते या फिर केस को अपने पास ट्रांसफर कर लेती है। द फिफ्थ रीट इज क्यू वारंटो। इसका मतलब हो गया बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट। बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। अब इसमें कोर्ट क्या कर सकती है? क्यू वारंटो में, अंडर क्यू वारंटो कोर्ट कैन इशू और आस्क और कैन इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। और क्यू वारंटो को इन्फोर्स करने के लिए एनी पब्लिक पर्सन कैन अप्रोच। ऐसा नहीं कि जो प्रताड़ित है सिर्फ वही जा सकता है, एनी पब्लिक पर्सन, अगर वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है तो वो अप्रोच कर सकता है क्यू वारंटो के अंडर में। सो ये था रीट ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है कि नेशनल पार्टी के रिकॉग्निशन को रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड कंडीशन दैट कैन गिव रिकॉग्निशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी एज अ नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी बनने के लिए मिनिमम क्या क्राइटेरिया है, इस पे क्वेश्चन था। सो बिफोर लुकिंग एट द ऑप्शन, लेट्स लर्न अबाउट क्राइटेरिया फॉर नेशनल पार्टी। अब ये मेंशन कहाँ पे है कि ये क्राइटेरिया कहाँ पे मेंशन है, तो ये जो क्राइटेरिया है गिवन अंडर इसी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल 2019 हैंडबुक है, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि कौन क्या क्राइटेरिया के बेसिस पे नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी होता है। सो नेशनल पार्टी के लिए जो पहला क्राइटेरिया है, द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर नेशनल पार्टीज, ये इसमें ये फर्स्ट क्राइटेरिया जो होगा वो ये है कि द पार्टी शुड हैव एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स polled in लोक सभा इलेक्शन और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, ठीक है। और ये जो 6% वोट आना चाहिए वो कम से कम विद इन 4 स्टेट, कम से कम 4 स्टेट्स में ये 6% वोट आना चाहिए। और साथ ही एडिशनल इसमें ये है कि कम से कम 4 सीट लोकसभा का, कम से कम 4 सीट लोकसभा का एक स्टेट या उससे ज़्यादा स्टेट से होना चाहिए, ठीक है। तो ये है पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी का, कम से कम हैज वॉन 2% ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम 3 स्टेट्स, ये दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी के लिए कि रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। तो ये क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी के लिए। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि 6% वैलिड वोट्स लोकसभा इलेक्शन या लेजिस्लेटिव इलेक्शन में होना चाहिए, और कम से कम लोकसभा इलेक्शन में 4 स्टेट्स से वो 6% जो वैलिड वोट्स है वो आने चाहिए, और साथ ही 4 सीट्स किसी एक स्टेट या उससे ज़्यादा स्टेट से जीते होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि 2% लोकसभा सीट 3 स्टेट से आ जाए, और तीसरा कंडीशन है कि किसी 4 स्टेट में वो स्टेट पार्टी हो जाए। तो जैसे आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी इसी तरह से बनी है कि वो 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है, इसलिए वो नेशनल पार्टी बनी। हालांकि क्वेश्चन सिर्फ नेशनल पार्टी पे नहीं पूछा जा सकता है। अभी नई एक पार्टी इमर्ज हुई है तमिलनाडु में, रीजनल पार्टी, जो कि एक स्टेट पार्टी बनी, जो है के जोसेफ विजय, जो वहाँ के सीएम है टीवी के। तो अब लेट्स सी कि स्टेट पार्टी के लिए क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट पार्टी, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही ये रिकॉग्निशन होता है। तो इसमें जो पहला क्राइटेरिया है स्टेट पार्टी के लिए कि 6% वैलिड वोट्स प्लस 2 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स जीते होने चाहिए जिस स्टेट में चुनाव लड़ रही है वहाँ। तो पहला क्राइटेरिया कि 6% वैलिड वोट्स और साथ में 2 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स मिनिमम जीते होने चाहिए, तब वो स्टेट पार्टी बन सकती है। दूसरा क्राइटेरिया जो है वो है कि 6%
वैलिड वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, और साथ में एक लोकसभा सीट अगर जीतती है तब वो स्टेट पार्टी बन सकती है। तीसरा क्राइटेरिया है कि 3% सीट जीत जाए लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में, 3% सीट्स ऑफ टोटल सीट और 3 सीट्स, जो भी ज़्यादा होगा। तो अगर 3% सीट जीत जाए टोटल सीट का, या फिर 3 सीट अगर ले आती है, तब भी वो स्टेट पार्टी बन सकती है। चौथा क्राइटेरिया क्या है? 8% ऑफ वैलिड वोट्स, 8% ऑफ वैलिड वोट्स इन लोकसभा के इलेक्शन में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में अगर ले आता है 8% वैलिड वोट्स, वेदर कोई सीट जीते या ना जीते, अगर 8% वैलिड वोट आ जाता है तब वो स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है। पांचवा क्राइटेरिया जो इसमें है कि विनिंग एटलीस्ट वन सीट इन लोकसभा, winning at least one seat in Lok Sabha for every 25 seats allotted to that state. सो स्टेट पार्टी के रिकॉग्निशन के लिए याद रखना है कि 5 क्राइटेरिया है। क्या क्या है 5 क्राइटेरिया? 6% वैलिड वोट, साथ में 2 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट। दूसरा क्राइटेरिया है कि 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और साथ में एक लोकसभा सीट जीत जाए। तीसरा क्राइटेरिया है कि 3% सीट्स ऑफ टोटल सीट जीत जाए या फिर 3 सीट ले आए, तभी वो स्टेट पार्टी हो सकती है। चौथा क्राइटेरिया है कि 8% ऑफ वैलिड वोट्स इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में ले आए। अब पांचवा क्राइटेरिया है कि एक सीट लोकसभा का जीत जाए हर 25 सीट जो अलॉट हुआ है उस स्टेट में। तो ये क्राइटेरिया हो गया स्टेट पार्टी के लिए। वही उसी तरह से नेशनल पार्टी के लिए क्राइटेरिया 3 है, 6% वैलिड वोट्स पोल्ड इन लोकसभा इलेक्शन और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में, और साथ में 4 स्टेट में 6% वोट आने चाहिए, और साथ में 4 सीट्स अगर वो ले आता है एक या एक से अधिक स्टेट में, तब वो नेशनल पार्टी बन सकता है। 2% लोकसभा सीट जीत जाए 3 स्टेट से, तब वो नेशनल पार्टी बन सकता है, या फिर किसी 4 स्टेट में वो एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाए, तब भी वो नेशनल पार्टी बन सकता है। सो अब इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर valid condition that can give recognition to any political party as a national party in India. So the first option पहला ऑप्शन है पार्टी should have at least 6% of votes in 4 or more state in Lok Sabha or state assembly election and secured at least 4 seats in Lok Sabha from one state और मोर देन वन स्टेट होगा। ठीक, तो ये करेक्ट ऑप्शन है नेशनल पार्टी रिकॉग्निशन के लिए। पार्टी हैज वॉन 2% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स, ये भी करेक्ट है। इन लास्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा द पार्टी शुड हैव वॉन एटलीस्ट 1 सीट फॉर एवरी 25 सीट्स अलॉटेड इन एनी वन स्टेट। ये इनकरेक्ट है, ये स्टेट पार्टी के लिए है, स्टेट पार्टी के लिए ये क्राइटेरिया है। पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का जो क्राइटेरिया होता है वो। अभी टोटल 6 नेशनल पार्टी है, कौन कौन से 6 नेशनल पार्टी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is on पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, जो पेशा एक्ट पे क्वेश्चन है। अब पेशा एक्ट के बारे में कुछ बातें याद रखना है। ये पेशा एक्ट जो 1996 में आया था,
क्यों आया था? क्योंकि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर में था, वो कुछ स्टेट में जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज थे या फिर जो शेड्यूल एरियाज थे वहाँ वो अप्लाई नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 243 बी है, जो कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ इलाके में 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोविज़न है वो लागू नहीं होगा। तो फिर पेशा एक्ट लाया गया। अब पेशा एक्ट किस एरिया में काम करता है? तो 5th शेड्यूल में ये याद रखना है। 5th शेड्यूल एरियाज जो हैं उस वहाँ पे ये अप्लाई होता है। 5th शेड्यूल एरियाज में फिलहाल पेशा एक्ट के तहत 10 स्टेट कवर हैं। टोटल 10 स्टेट आर कवर्ड, और वो 10 स्टेट आई थिंक याद रखना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। ये 10 स्टेट हैं जहाँ पे पेशा अप्लाई होता है। पेशा में कुछ प्रोविजंस याद रखने हैं, जैसे कि जो एसटीज के लिए वहाँ पे हाफ ऑफ द सीट्स रिजर्व होते हैं, 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी पॉपुलेशन के लिए। फिर जो चेयरमैन का पोस्ट होता है वो एसटी के लिए रिजर्व होता है, ये याद रखना है। इसमें दूसरा प्रोविजन है कि ग्राम सभा से कंसल्ट करना पड़ता है। ग्राम सभा कंसल्टेशन रिक्वायर्स। कंसल्ट किस केस में करना पड़ेगा? अगर लैंड एक्वायर करना है, लैंड एक्वेजिशन में, ठीक। और किस केस में? अगर कोई वाटर बॉडीज को मेंटेन या मैनेज करना है, जैसे डैम बनाना हो, तब। माइनिंग लीज के लिए कंसल्ट करना होगा ग्राम सभा से। और फिर मिनरल ऑक्शन बेसिकली मिनरल ऑक्शन में जो माइनर मिनरल्स हो गए उनसे रिलेटेड अगर कुछ भी होगा तो ग्राम सभा से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। सो देखते हैं इसके ऑप्शन को पेशा में। इट वाज इनेक्टेड इन 1996, करेक्ट। इट accords a statutory status to the Gram Sabha in Schedule 5 areas, correct. Section 4I of the Act mandates that the Gram Sabha or Panchayat should consent before any land acquisition for the development project. तो ये भी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है। सो पंचायत पे एक बार फिर से क्वेश्चन है, फेवरेट टॉपिक है ये बीपीएससी का। सो अब पंचायत पे मैंने पहले भी बहुत कुछ बता रखा है, सो सीधे ऑप्शन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंचायत्स इन इंडिया। A state with population less than 20 lakh have an option not to constitute panchayat at the intermediate level. तो ये करेक्ट है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अगर 20 लाख से कम है तो वो इंटरमीडिएट लेवल पे कंस्टिट्यूट नहीं कर सकती है, कोई भी, जैसे ब्लॉक लेवल या फिर अनुमंडल लेवल पे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। एनी पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 21 years इज एलिजिबल टू बी चूजन एज अ मेंबर ऑफ पंचायत, करेक्ट है। मिनिमम एज पंचायत इलेक्शन के लिए कितना है? मिनिमम एज 21 years टू फाइट इलेक्शन, ठीक है।
तीसरा प्रोविजन है द प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनियन टेरिटरीज। हाउएवर ये स्टेटमेंट इन जनरल केस तो करेक्ट होना चाहिए, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन मैं आपको बताता हूँ। सो देर इज आर्टिकल 243B। इसमें ये प्रोविजन है कि जो पंचायत का जो भी प्रोविजन है 11th शेड्यूल के अंदर में, उसमें से इस आर्टिकल में स्पेसिफिकली ये मेंशन है कि नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम प्लस ऑल यूटीज एक्सेप्ट दिल्ली। ठीक है। आर्टिकल 243B के तहत ये प्रोविज़न है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का प्रोविज़न होगा वो नागालैंड में लागू नहीं होगा, मेघालय में लागू नहीं होगा, और साथ ही ऑल यूटी जितने भी यूटी थे वहाँ लागू नहीं होगा एक्सेप्ट दिल्ली। सो ये आर्टिकल 243B में मेंशन है। एक्चुअली ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। बट ये प्रोविज़न है कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो भी क्लॉजेज हैं वो अप्लाई नहीं होंगे, और साथ में ऑल यूटीज एक्सेप्ट दिल्ली। तो अब ये थर्ड ऑप्शन अगर हम देखते हैं, ये कह रहा है कि द प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनियन टेरिटरीज। हाउएवर दिल्ली में अप्लाई हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम जाएं तो यहाँ पर डी होना चाहिए करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डीपीएसपी पे। डीपीएसपी पे है। डीपीएसपी कहाँ पे आता है? पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51। सो एक डायरेक्टिव है जो स्टेट्स के लिए है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मैंने पहले भी बताया कि इसमें गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल और सोशलिस्ट प्रिंसिपल में डिवाइड किया गया है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन कहीं नहीं है। तो अब इसमें हम सीधे ऑप्शंस पे चलते हैं और देखते हैं कौन सा सही है। सो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। तो ये मेंशन है डीपीएसपी में। ये कहाँ पे मेंशन है? मेंशन है आर्टिकल 39 में। राइट टू वर्क, ये भी सही है। ये कहाँ पे मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 41 में। पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, करेक्ट, ये भी कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 41 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो डीपीएसपी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज गो थ्रू इट। क्वेश्चंस इससे काफ़ी बनते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर टू इम्पॉर्टेंट, यू कांट लिव दैट। रिवाइज इट एज मच पॉसिबल, जितना बार हो सके उतना बार करो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ आई थिंक दिस वन इज द नॉट द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद भी दो और हैं। सो लेट्स बिगिन। अब ये क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ऑल प्रोसीडिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये प्रोविजन किस आर्टिकल में है? ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, आर्टिकल 348।
अब आर्टिकल 348 में तो ये है कि जितना भी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का होगा वो इंग्लिश में होना चाहिए। हाउएवर इसी में क्लॉज 2 है जहाँ पे ये मेंशन है कि गवर्नर with previous consent of president, with previous consent of president, ठीक है, authorized use of Hindi, use of Hindi or any other language for any official purpose, for any official purpose of the state, of the state in proceedings in हाई कोर्ट। तो इसका है कि गवर्नर अलाउ कर सकती है एक्सेप्ट इंग्लिश के बजाय भी किसी अदर लैंग्वेज में प्रोसीडिंग या फिर जो भी यानी ऑफिशियल पर्पस में अगर किसी लैंग्वेज का यूज करना है तो वो अलाउ करती है। जैसे पटना हाई कोर्ट में हिंदी अलाउड है बहस के लिए। और इसमें यह भी ध्यान में रखना है कि जो जजमेंट होगा, जजमेंट जो कोर्ट देगी वो इंग्लिश में होना चाहिए, दैट मस्ट बी इन इंग्लिश, ये याद रखना है। सो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 348। इसमें अदर जो और भी ऑप्शन है, जैसे आर्टिकल 350 किससे डील करता है, तो ये डील करता है कि अगर आपको रिप्रेजेंट करना है स्टेट में या फिर कोर्ट के खिलाफ तो आप किसी भी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपका ये अधिकार है। सो रिप्रेजेंटेशन के लिए ये है। आर्टिकल 345 जो है कि आर्टिकल 345 डील करता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट का क्या होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 345 में मेंशन है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सब जो याद होने चाहिए। सो 52nd है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provides that no person accused of any offense can be compelled to be witness against himself का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि कोई भी पर्सन अगर अक्यूज है तो वो खुद के लिए विटनेस नहीं हो सकता है ना। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है ये पूछा गया। सो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। सो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ये चीज मेंशन है कि यू कांट बी अ विटनेस अगेंस्ट योरसेल्फ, राइट। आर्टिकल 23 किससे डील करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। आर्टिकल 21 तो द फेमस राइट टू लाइफ। आर्टिकल 22 जो डील करता है वो है अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड, अरेस्ट एंड डिटेंशन। एक चीज याद रखना है कि राइट टू साइलेंस आर्टिकल 20 में आपको मिल जाता है, मतलब आपको चुप रहने का अधिकार है इफ एनी प्रोसीडिंग्स इज अगेंस्ट यू। So now let's move to the last question. Last question easy one, again factual question पूछा गया था। Minimum age required to become vice president of India, so it's 35 years। ये मेंशन कहाँ पे आपको मिल जाता है, आर्टिकल 66 में, जो कि डील करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी आपको इसमें ये पता होना चाहिए, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में कि कॉलेजियम क्या है वाइस प्रेसिडेंट का, साथ में कैसे चुना जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफर, ठीक है।
सीक्रेट बैलेट्स, ये सब पता होना चाहिए। रिमूवल प्रोसेस क्या है वाइस प्रेसिडेंट का, रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये पता होना चाहिए। मतलब कुछ फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली श्री राधा कृष्ण जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चुना है। तो ये था एडीओ में पूछे गए कुछ सवाल, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी हमने किया। Later we will try to cover more PYQs for more clarity.